रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई थी, अब ये मान के चलें कि यूरोप के दूसरे कंट्री तक ये लड़ाई पहुंच चुकी है। अब पहले ये लड़ाई सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ था, लेकिन अभी रशिया के यूक्रेन के साथ में पूरे नाटो कंट्रीज आ गए हैं। ये समझिए कि एक बहुत भयानक सिग्नल है, बहुत ख़तरनाक सिग्नल है। ये अब ये इस जंग का कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये किस सूरत में बैठ कर किस सूरत वो कौन सा सूरत इख्तियार कर ले। ये जंग जो है पहले से और भी भयानक तरीके से चल रही है, बहुत बहुत ख़तरनाक तरीके से चल रही है। अब ये समझे कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई थी, इसके बीच इसके बाद में इसके बरक्स अगर हम कहीं और जाकर देखें, इससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, जो कि इसका रिज़ल्ट और भी ज़्यादा ख़तरनाक आने वाला आ सकता है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि आने वाला है, लेकिन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी कि जो कि आज की डेट में अरब के देश में, गल्फ़ के कंट्री के अंदर में एक जो लड़ाई चल रही है, जो कि आप लोग जानते हैं कि इज़राइल और हमास के बीच में बहुत ही भयानक तरीके से लड़ाई चल रही है। ना 2023 अक्टूबर 7 को जो हमास के एक हमले के बाद से जो गाज़ा स्ट्रिप के अंदर में जो एक लड़ाई शुरू हुई है, उसके बाद जब ये हमास वालों ने अटैक किया, तो उसके बाद इसराइल ने, यानी इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने वहाँ एक वॉर डिक्लेयर कर दिया, वो अपनी साइड से। अब ये वॉर की कोई बात नहीं थी, लेकिन वॉर डिक्लेयर कर दिया उसने, और उसके बाद से गाज़ा को उसने तबाह बर्बाद कर दिया। आपके सामने उसकी तस्वीरें आती रहती हैं, आपने देखा भी होगा कि वह कि हम गाज़ा के क्या हालात हो गए। हालांकि गाज़ा एक बहुत ही खूबसूरत छोटा ही शहर था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत दिखता था वॉर से पहले, लेकिन वॉर के बाद से एकदम वो खंडर में बदल चुका है। एनवी जो भी हो, इसराइल की तरफ से जो भी है, कुछ ज़्यादा ही कुछ ज़्यादतियाँ होती हैं, और उसकी लड़ाई हमास के साथ है। कोई बात में से कोई इतराज़ नहीं है, हमास के साथ तो लड़ाई होती है, हमास के साथ में वो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन किसी स्कूल में, हॉस्पिटल में, इस तरह से कोई पब्लिक प्लेस पे जहाँ की हमास वाले से कोई ताल्लुक नहीं था, उस पर उस जगह पे अटैक करता है, तो ये बहुत कंडेम वाली बात है। अब वो समझिए कि सेटलर वाली बात जहाँ तक आती है, तो उसने वेस्ट बैंक के अंदर भी सेटलिंग अपनी शुरू की हुई है। वहाँ भी वहाँ के भी जो लोकल जो अरब्स हैं, जो फ़लस्तीनी हैं, उनके भी अटैक किया जाता है। जहाँ अटैक करने के बाद से उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, और वो लोग अपना ज़बरदस्ती उन अरब की ज़मीन पे अभी भी अपना घर बना के आबाद हो जाते हैं, और अरब वालों को वहाँ से बेदखल कर दिया जाता है। तो ज़ाहिर है, जो कोई भी होगा अपने मुल्क के, अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई तो लड़ेगा ही। हमास के बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये इसने इसने हमास के बाद गाज़ा के बाद से जो इसने वेस्ट बैंक के अंदर भी यही काम शुरू किया है, सेटलिंग का काम किया है। तो अब ये समझिए कि वेस्ट बैंक और गाज़ा को, तब ये एक तरह से फिर से ये बात आ जाती है कि फ़लस्तीन एंड इसराइल वॉर की बात आ जाती है। और इसकी हिस्ट्री आपको मालूम है, 1947 से इसराइल ने क्या कर रखा है। आहिस्ता आहिस्ता इसराइल, चूँकि फ़लस्तीनियों के पास कोई ताकत अपनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक गलती जो की थी, उसका खमियाजा आज भी उनको भुगतना पड़ रहा है। तो उनके पास कोई ताकत नहीं थी, और इसराइल आहिस्ता 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 उन पर अटैक करते 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 उनकी ज़मीन में कब्ज़ा करते 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 आज वो एक तरह से एक रिफ्यूजी की तरह से अपने ही मुल्क में फ़लस्तीन के रिफ्यूजी की तरह से रह रहे हैं। अपनी ज़मीन, जो उनकी अपनी ज़मीन तक उनकी ज़मीन नहीं रह के, वो सारी ज़मीनों पर उन्होंने अपने कब्ज़ा कर लिया है, या ख़रीद के क्या हो, या मारपीट के क्या, जिस तरह से भी कब्ज़ा किया है। वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। आप ये कह सकते हैं कि इसके पीछे भी किसका हाथ है, वो भी आप जानते हैं। ईरान का जो प्रॉक्सी वॉर है, उसके थोड़ी सी वो चल रहा है। ईरान की फंडिंग इसके ख़िलाफ़ होती है, ये भी आप जानते हैं, ये भी मालूम है। ईरान की फंडिंग जो यमन से एक रेबल ग्रुप है, जिसे हम हूथी के नाम से जानते हैं, उसको उसकी फंडिंग मिलती है, पूरी तरह से उसकी मदद मिलती है। उसके बाद हिजबुल्ला है, फिर सीरिया के अंदर उसके भी कुछ ग्रुप्स हैं। जॉर्डन में एक छोटा सा ग्रुप है उसका, और हमास में है ही है, हमास में भी ग्रुप उसके फंडिंग होती है। जो भी हो, ये यहाँ के फ़लस्तीन के हालात इतने ख़राब हैं, अगर इस पे काबू नहीं पाया गया, तो ये जो यहाँ की जो लड़ाई है, वो यूक्रेन और रशिया से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो जिससे पहले मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो न्यूक्लियर वॉर की बात,
तो उससे पहले हम हो सकता है कि ये अरब के इलाके में ये न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकता है। हालात इतने ख़राब हैं। अगर ये समझिए कि अभी कुछ दिनों तक ये एक तरह से रुका हुआ है। समझिए कि ईरान ने अभी डायरेक्ट वॉर नहीं किया है। वॉर ने ईरान के साथ में मसला है कि एक सामने आ गया कि जब ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर में नए प्रेसिडेंट, वहाँ ईरान के नए प्रेसिडेंट के सेरेमनी का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें शामिल होने के लिए हमास के एक सीनियर लीडर जिनका नाम इस्माइल हानिया है, जो सेरेमनी में अटेंड करने के लिए गए थे। अभी उसको उस प्रोग्राम के बाद से रात को फिर जहाँ वो उनको ठहराया गया था उसके ऊपर किसी भी तरह से अटैक करके उन्हें मार दिया गया है। अभी तक इस क्लियर नहीं है इस बात का कि इनको अटैक करके मारा किसने है, लेकिन ये शक जो है पूरी तरह से इसराइल के ऊपर जाता है। और वो तो जाना लाजमी है कि आपको पता ही है कि इसराइल का जो मुसाद है कितना ख़तरनाक है। पूरी दुनिया का सबसे ख़तरनाक जासूस इदारा है, जो जो आहिस्ता आहिस्ता करके हिजबुल्ला का हो या हमास का हो या फिर जो अल कासिम ब्रिगेड हो या इस तरह के जितने भी जो उनके ग्रुप्स हैं, उनके बड़े बड़े लीडरों को उसने एक एक करके चुन चुन कर मारा है। तो तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना कितना ख़तरनाक इसका मोसाद ग्रुप है। तो उसको उसने इसने आहन में इनके आहन में वाली बात है कि इनकी इज़्ज़त वाली बात है ईरान के लिए कि उसका एक मेहमान जो उसके ईरान के तेहरान के अंदर आया हुआ था, उसको हमारे घर के अंदर घुस के किसी ने मारा है। तो इसका पूरा शक इसराइल के ऊपर है इन लोगों का, और इन्होंने कसम खा रखा है उसके बाद से इसराइल के ऊपर अटैक करने के। अगर इसराइल अटैक कर देता है तो ये बहुत ही भयानक जंग का सूरत अख्तियार कर लेगा, क्योंकि ईरान ईरान अगर इधर इधर से वॉर करता है तो इसराइल अकेला नहीं है इस कंट्री में। इसराइल के पीछे में आपको इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है और जर्मनी खड़ा है। उससे बढ़ के उससे बड़ा चौधरी आपके उसके पीछे अमेरिका खड़ा है, जिसने अपने बहरी बेड़ा तक को उसने इसराइल के करीब भेज रखा है कि अगर किसी भी तरह से ईरान की तरफ से अगर अटैक किया जाता है तो वो उसको इसराइल की तरफ से इसराइल की मदद कर सके। जबकि जैसा कि उसने कहा भी है कि हम इसराइल की हर तरह की मदद करेंगे, इसराइल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने होने देंगे। अब ये एक बात और मैं बताता चलूँगा, इसराइल के थ्रू से जो भी गाज़ा के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो लड़ाई अपनी जगह पर सब हर मुल्क के साथ में वो लड़ाइयाँ चलती हैं, होता है। लेकिन इसराइल ने जो चाह रही है तो और जेनोसाइड का जो मुजाहरा किया है, इसमें एकदम इसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन अमेरिका सीधे सीधे ये कहता है कि मुझे इसमें कुछ नज़र नहीं आता है कि इसराइल ने कोई ऐसा जेनोसाइड का ऐसा काम किया है, ऐसा कोई नरसंहार किया है। जबकि अभी तक जो इसराइल ने अटैक किया है, हमास को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। हमास अपने जगह पर अपनी तरह से लड़ाई लड़ ही रहा है, लेकिन उसने सिविलियन प्लेस पे ज़्यादातर अटैक करके उसने तबाही मचाई है, जिसमें अभी तक तकरीबन 42,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। उनको चाहिए था आपको हमास से लड़ाइए, आप हमास से लड़ाइए, उसको मारिए, काटिए, ख़त्म कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन आम पब्लिक को नहीं मारना चाहिए था इसमें भी। ये बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन चाहे इसमें अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी, इटली, ये जितनी भी कंट्री हैं, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो बाइडेन जिसको हम आजकल लगे वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, चौधरी जिसको अभी अभी के टाइम में चौधरी माना जा रहा है, वो यही साफ ये लोग यही कहते हैं कि नहीं, इसराइल ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो जब वो कुछ भी नहीं कर रहा तो ये 42,000 लोग कैसे मर गए? सवाल तो ये किया जा सकता है कि अगर इसराइल जेनोसाइड नहीं कर रहा है, वो कोई ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो 42,000 लोग जो मारे गए हैं या उससे जो ज़्यादा लोग मारे गए हैं, कैसे मारे गए हैं? आज सारे के सारे इसमें ये कह सकते हैं अक्सरियत जो है इसमें सिविलियन की है। ज़्यादा इसमें औरत और बच्चे ज़्यादा हैं, औरत और बच्चे ज़्यादा हैं। इसमें एक बात और बता दूं, अभी दो तीन दिन पहले की बात है, कोई फ़लस्तीन वहाँ गाज़ा का रहने वाला है, उसको हॉस्पिटल से एक मैसेज आया कि भाई आपकी वाइफ जो भर्ती थी हॉस्पिटल के अंदर, उनके 2 जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है। वो इंसान खुशी के मारे पागल होकर हॉस्पिटल की तरफ अपना काम धाम जो भी जहाँ था वो काम छोड़कर वो हॉस्पिटल की तरफ भागा। इसी बीच इसराइल के थ्रू से एक रॉकेट का हमला होता है उस हॉस्पिटल के ऊपर, और वहाँ से सारी तबाही मच जाती है। तबाही मच गई। जो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो मालूम हुआ कि उसके जो दोनों बच्चे अभी अभी पैदा हुए थे, अभी चंद घंटे पहले पैदा हुए थे, वो दोनों बच्चे मारे गए हैं। अब उनकी बीवी मारी गई साथ में, और उनके साथ में उसकी देखभाल के लिए 2 उनकी
सास थी, यानी वो उस औरत की माँ या उस बच्चे की नानी जो वहाँ देख रेख के लिए रखी गई थी, उनकी भी मौत हो गई उसमें। अब आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे हालात को देखने के बाद भी अमेरिका अमेरिका अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, इटली ये कहते हैं कि अमेरिका इसराइल ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा। हम हमारी नज़र के सामने से ऐसा कोई जेनोसाइड का कोई केस नज़र नहीं आता कि ऐसा ऐसा कुछ किया होगा उसने। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं दोगला कितनी दोगली पॉलिसी चल रहे हैं ये अमेरिकन्स। अब सीज़ फायर की बात करते हैं, आइए सीज़ फायर की बात कर रहे हैं। सीज़ फायर तो इस तरह से सीज़ फायर नहीं होती है कि हम अपने तरफ से एक बात कर दें कि हाँ भाई ये चीज़ ये है, ये तुम्हारा है, वो तुम्हारा है, ये तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है, और ये हमास वाले को बुला के ले आते हैं, बोले आप सीज़ फायर कर लीजिए। ऐसे सीज़ फायर नहीं कर सकते हैं आप। ये तो सीधी सीधी सी बात है, ऐसे सीज़ फायर नहीं होती। सारे जो है चित भी अपनी, पट भी अपनी, इस तरह के सीज़ फायर नहीं हो सकता है। आप इसराइल से कहते हैं कि आप सीज़ फायर करो, इसराइल से हमास वालों से कहते हैं आप सीज़ फायर करो, तो हमास की भी कुछ शर्तें हैं, तो उसको भी मानना चाहिए। तो हमास की कोई शर्तें नहीं मानी जाती हैं। इसराइल जो भी बातें कहता है उसको वो सामने रख के बोलते हैं कि आप इस बिना पे आपको सीज़ फायर करने चाहिए। तो ये सीज़ फायर कैसे हो सकता है? एनीवे जो भी है, एक्चुअली ये सीज़ फायर ये लोग चाहते नहीं हैं। ये चाहते हैं कि जंग लंबी से लंबी हो, बड़े से बड़ी जंग में तब्दील हो जाए, यहाँ तक ये एटॉमिक बम में वॉर में भी तब्दील हो जाए, परवाह नहीं है। क्यों कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एक वेपन ट्रेडर है। वो चाहता है कि दुनिया में कहीं भी शांति ना हो, चाहे यूक्रेन हो, फ़लस्तीन हो, चाइना नॉर्थ कोरिया हो, या चाइना ताइवान हो, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हो, या दूसरे ममालिक हो, या इंडिया या पाकिस्तान हो। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं रहने चाहिए। यह अमेरिका की पूरी यही कोशिश रहती, ताकि वो अपना ट्रेड का जो जो वेपन्स का जो ट्रेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सके दुनिया में। इसीलिए वो दुनिया में कहीं नहीं चाहता है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहीं भी आपने देखा होगा, आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, आपने देखा होगा कहीं भी छोटी से छोटी जो भी आपस के झगड़े होते हैं दो मुल्कों के बीच में, उसमें अमेरिका ज़रूर कूद के चला आता है। और ये छोटी सी बात को ये लंबी से लंबे बनाते एक जंग की, एक वॉर की शक्ल इख्तियार करवा कर फिर वहाँ वो दोनों मुल्क के बीच में, हालांकि झगड़ा कोई बहुत मामूली बात पे होता है, लेकिन ये अपने 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 बिजनेस के को मद्देनज़र रखते हुए और दोनों के बीच में एक जंग का माहौल पैदा करके अपने दोनों मुल्कों को अपने हथियार बेचना शुरू कर देता है। उसी तरह से जिस जगह रशिया में उसने किया, फ़लस्तीन के अंदर में भी जो है ये इसराइल और हमास के बीच में, फ़लस्तीन के बीच में ये जो इशू है, इसको इजीली इशू में इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता था। लेकिन ये जो 3 4 5 कंट्रियां हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि इसको इजीली इसको सॉल्व किया जाए। ये चाहते हैं कि इस जंग को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। इस जंग को ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के बाद ये ईरान तक लेके जाना चाहते हैं, ताकि ईरान पे ये हमला कर सकें। एक्चुअली जो ये फ़लस्तीन और इसराइल, एक्चुअली इन लोगों के लिए, ये अमेरिका के लिए फ़लस्तीन, इसराइल और फ़लस्तीन, इसराइल हमास जो है, ये एक बहाना है। एक्चुअली उसके टारगेट में ईरान है। ईरान पे वो हमला करना चाहता है कि ईरान अगर जब तक है तब तक ईरान की इसराइल के ऊपर ख़तरा मंडलाता रहेगा। और इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका, ख़ास तौर से अमेरिका जो अपने आप को चौधरी बना रहता है, इस हर वॉर में, हर मामले में चौधरी बना रहता है। ये कभी नहीं चाहता कि इसराइल के ऊपर किसी तरह कोई ख़तरा रहे। और उसकी नज़र में ईरान जब तक है, ईरान जब तक है, इसराइल के ऊपर ख़तरा मंडराता रहेगा। और समझे कि इसराइल की बहुत बुरी हालत हो सकती है। अगर आज की डेट में अगर वाकई इसराइल के अंदर जितनी उसने हवा बना रखा है अपनी ताकत का, हमारे पास ये है वो है, ठीक है, आयरन डोम की बात मैं मानता हूँ, और वहाँ की काफ़ी हद तक वो कामयाब है। लेकिन जितनी कामयाबी का उसने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट के रखा, उतना कामयाब वो है नहीं। आज की डेट में अगर अमेरिका, इंग्लैंड, अगर ये सारी कंट्री से पीछे हट जाए और वो अकेले अगर मैदान में रहे, तो इसराइल नहीं जीत सकता। ये कन्फर्म है। तो मैं ये बता रहा था, इसके वॉर के बीच में मैं चाहूँगा कि ये वॉर नहीं होना चाहिए, और अमेरिका को भी एक न्यूट्रल वे निकालना चाहिए। अगर वाकई वो सीज़ फायर चाहता है,
तो एक न्यूट्रल वे निकाल के उसको सीज़ फायर करना चाहिए। अब देखिए इसके बीच में एक बात और बता दूं, अगर सीज़ फायर की बात होती है, यूनाइटेड नेशन जब इसमें दखलंदाजी कर रहा है, वो कुछ इंटरफेयर करता है कि हाँ इसमें कोई जो टू नेशन की बात जब करता है कि हाँ इसराइल भी एक कंट्री हो और फ़लस्तीन भी एक कंट्री हो, दोनों पीसफुली एक जगह रहें, लेकिन जब ये टू नेशन की बात जब आती है तो वहाँ इसराइल, ये क्या नाम है, अमेरिका जो है वहाँ जाके यूनाइटेड नेशन के अंदर वो वीटो कर देता है। उसके अंदर जो वीटो पावर का जो वीटो पावर है उसका वो हमेशा वो इस चीज़ का वो नाजायज़ अपने फेवर में और दूसरों के नाजायज़ तरीके से वो इस्तेमाल करता है। अगर ये टू नेशन जिस तरह के चाइना और रशिया जो जिस तरह की बात कर रहे हैं, टू नेशन की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। दोनों के बीच में दोस्ती भी हो सकती है, जो भी जंग के माहौल बने हुए तो सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन अमेरिका इसको चाहता नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ये वॉर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लंबा से लंबा खींचे, ताकि इसका हथियार जो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। इसराइल को मुंह मांगी वो हथियार सप्लाई कर रहा है, इनडायरेक्टली वो दूसरे मुल्कों को सप्लाई कर रहा है, यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। वो चाहता है कि ये गल्फ़ के अंदर में ये वॉर आगे बढ़ के ईरान तक जाए। जब ईरान तक ये वॉर जाएगा तो सिर्फ ईरान तक ये जो है ये लिमिटेड नहीं है, ईरान तक ये लिमिटेड नहीं रहेगी इसकी। ये वॉर जो है जब ईरान पे अटैक होने के बाद से भी उसके आसपास भी इराक के अंदर भी उसने बेस बना रखे हैं, इराक के अंदर सीरिया के अंदर उसने बेस बना रखे हैं, बहरीन के अंदर बेस हैं, कतर के अंदर उसने बेस बना रखा, सऊदी अरबिया जो कि अपने आप को मुसलमानों का चौधरी समझता है, शायद हमारे ख्याल से बहुत सारे मुसलमान उसको चौधरी नहीं मानते हैं, जो अपने आप को चौधरी मानता है, उस कंट्री के अंदर में इसने अपना एयरबेस बना रखा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका या इसराइल मिल के अगर ईरान के ऊपर अटैक करते हैं तो ये लड़ाई जो यहाँ तक महदूद नहीं रह सकती। लड़ाई ये बहुत आगे जाए। हो सकता है कि ये लड़ाई इराक में तो खैर तबाही है ही है, इराक बर्बाद है, सीरिया बर्बाद है ही है, वो तो आपको जैसा कि आप जानते हैं। हो सकता है कि ये कतर, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब, इन लोगों के बीच में भी कहीं ये इसकी आग फैल सकती है कि जैसा कि इसराइल का एम है ग्रेटर इसराइल का। जब ग्रेटर इसराइल की बात है, इसराइल अमेरिका एक तरह से वॉर करेगा जब, और ये एग्रेशन में जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, ये इसमें दूसरे मुल्क जो भी इससे कमज़ोर पड़ेंगे उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। ये ग्रेटर इसराइल की जो बात करता उसके हिसाब से ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और एक तरह से अमेरिका दूसरी तरफ में ईरान को या दूसरे कंट्री को वो रोक कर रखेगा। इसराइल एक से ये आगे बढ़ के दूसरे कंट्री पे कब्जा करता जाएगा। जो भी कंट्री कमज़ोर है इसमें, जैसे कि अभी इराक बहुत कमज़ोरी हालत में है, सीरिया बहुत कमज़ोर हालत में है, लेबनान की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, तो लेबनान का कुछ इलाकों में कब्जा कर सकता है, सीरिया पे कब्जा कर सकता है, लेबनान में इराक के ऊपर कब्जा कर सकता है। उसका सबसे करीबी पड़ोसी जो है जॉर्डन, हो सकता है उसके कुछ इलाकों पे कब्जा कर ले। वो फ़लस्तीन का इलाका पूरा तो है ही है, अभी भी उसके पूरी मिलिट्री वहीं उसकी काम करती है। तो दोस्तों, मैं कहने को बहुत कुछ है, ये एक बहुत लंबी कहानी है। कहानी तो यहाँ तक है कि 1948 से इसकी कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो गैर कानूनी, नाइंसाफ़ी, ये सबसे भरपूर वहाँ की कहानी है, जिस पे अमेरिका जिसके ऊपर सभी ट्रस्ट करते हैं वो खामोश रहता है और सिर्फ इसराइल की बात करता है। और जो भी, जैसे कि मैंने पहले बताया, जेनोसाइड वाली बात है, वो आज की डेट में भी यही कहता है कि मुझे इसे कहीं नज़र नहीं आता कि इसराइल ऐसा कोई गलत कर रहा है। इसराइल कोई गलत नहीं करता है, जो कोई नरसंहार नहीं कर रहा है, वो नस्लकशी उसके साथ नहीं कर रहा है, इस तरह की बातें करता है वो। बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल जो भी हो, मैं अपना वीडियो यहाँ तक ख़त्म करता हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।